हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। दो तरंगों की परिणामित तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना आप लोगों को यहाँ पर हम बताएंगे। आप लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स विषय में चैप्टर पढ़ा है व्यतिकरण, तो वहीं से ये मैंने प्रश्न उठाया है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र इस 10 मिनट की क्लास से इस प्रश्न को आप जरूर सीख लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करने से पहले आप लोगों को हम व्यतिकरण की घटना बता देते हैं सरल लैंग्वेज में। सुन लीजिएगा, सुनते ही आपको याद हो जाएगी। आपको बोलना है कि जब किसी माध्यम में लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होती है वो अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न पाई जाती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम पाई जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम पाई जाती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम पाई जाती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं, और माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम पाई जाती है वहां पर हुए व्यतिकरणों को हम क्या बोलते हैं भैया? विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको बोलना है कि जब किसी माध्यम में लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम पाई जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम पाई जाती है। इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम पाई जाती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम पाई जाती है वहां पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम उन्हीं दो तरंगों के लिए परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि माना एक ही आवृत्ति की या समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे हैं, एक ही दिशा में चल रही। आप लोगों ने क्लास 11th में प्रगामी तरंग का समीकरण पढ़ा है। y इक्वल टू क्या होता है? a sin ओमेगा टी होता है। क्या होता है? y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। यहाँ a क्या होता है? आयाम, y क्या होता है? विस्थापन, ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग होता है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे हैं। वो क्या है भैया? एक ही दिशा में चल रही हैं। मान लेते हैं कि उनके आयाम क्रमशः a1 व a2 हैं और उन तरंगों के बीच जो कलांतर है वो आपका फाई है। तब हम क्या करेंगे? पहली तरंग का विस्थापन निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? पहली तरंग का विस्थापन निकालेंगे। लिखेंगे तब पहली तरंग का विस्थापन, पहली तरंग का विस्थापन। अभी मैंने आपको विस्थापन समीकरण बताया भी है। क्या होता है? आप कहोगे पहली तरंग का निकालने इसको y1 दे देंगे। होता सूत्र y इक्वल टू a sin ओमेगा टी होता है। ठीक, चूंकि हम पहली तरंग का विस्थापन समीकरण निकालने इसको y1 नाम दे देंगे, आयाम को a1 नाम दे देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि उनके आयाम क्रमशः a1 व a2 हैं। ठीक है ना? तथा दूसरी तरंग का निकालेंगे, दूसरी तरंग का विस्थापन निकालेंगे। ठीक, दूसरी तरंग का विस्थापन निकालेंगे तो ये भैया y2 बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a2 साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। अभी आपने बताया कि दोनों तरंगों के बीच कलांतर कितना है? फाई। तो यहाँ पर ओमेगा टी माइनस फाई, फाई क्या है? कलांतर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे अध्यारोपण से। अभी आपने व्यतिकरण की घटना भी बताया, तो अब क्या लिखेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या करेंगे? इन दोनों तरंगों की परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का भैया सिद्धांत ये कहता है कि जो ये परिणामी विस्थापन होता है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होता है। तो मान रख देंगे y इक्वल टू y1 का मान है आपका a1 साइन ओमेगा टी और y2 का मान है आपका a2 साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। इसमें किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। मैंने y1 y2 का मान रख दिया। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा।
अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखें साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को, तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन ए माइनस बी का। जो विद्यार्थी बायो के हैं वो ध्यान से देखेंगे। साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू में कॉस बी और उसके बाद माइनस कॉस ए और इंटू में साइन बी, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र का हम उपयोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ए वन साइन और ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस ये आपका a2 बाहर है, रहने दो, ब्रैकेट लगा लो, साइन इस ओमेगा टी को मान के चलो ये a लिखा है और इस फाई को मान के चलो ये b लिखा है, उस फार्मूले का लगा दो। तो फार्मूला होता है साइन ए के स्थान पर ओमेगा टी, इंटू में क्या होता है कॉस बी और यहाँ पर b के स्थान पर भैया फाई है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर कॉस ए के स्थान पर ओमेगा टी और इंटू में साइन बी के स्थान पर फाई। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए वन साइन ओमेगा टी प्लस a2 गुणा करेंगे साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस फाई है, a2 को गुणा इससे होगा माइनस का a2 कॉस ओमेगा टी इंटू में ये आपका हो जाएगा साइन फाई। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम a1 साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई में कॉमन ले लेंगे साइन ओमेगा टी। कितना कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया और ये आपका हो जाएगा भैया कॉस फाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं। फिर आपका है माइनस का a2 कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाई। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को अब आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, a1 प्लस a2 कॉस फाई को मान के चलेंगे r कॉस थीटा और यहाँ पर a2 साइन फाई को मान के चलेंगे r साइन थीटा। ठीक है ना। कुछ कॉमन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब मिलेगा नहीं, इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे भाई। तो अब इसे हम आगे रफ करके आप लोगों को आगे इसे सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, सूत्र हमेशा याद रखना, इसी सूत्र का यहाँ पर उपयोग हुआ है। तो चलिए भाई देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, माना a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर कितना मानेंगे, r कॉस थीटा, और जो ये आपका a2 साइन फाई है, a2 साइन फाई इसको हम मानेंगे r साइन थीटा। लिख देना, जहां r व थीटा क्या है, नियतांक है। क्या है, r व थीटा क्या है, यहाँ पर नियतांक है। ठीक, अब चलिए ये वैल्यू इस समीकरण में पुट करते हैं जो मैंने मानी है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए साइन ओमेगा टी था, लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी। ओके, और a1 प्लस a2 कॉस फाई को मैंने माना है r कॉस थीटा, तो लिख देंगे गुणे में r कॉस थीटा। क्लियर। फिर आपका माइनस का है, माइनस लगाएंगे, a2 साइन फाई को माना मैंने, a2 साइन फाई को माना मैंने r साइन थीटा इंटू में कॉस ओमेगा टी है, तो लिख देंगे r साइन थीटा इंटू में कॉस ओमेगा टी है, उसको मैंने लिख लिया। क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, ये y इक्वल टू इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा भैया साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस ओमेगा टी। अभी मैंने फार्मूला बताया था साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी या साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक, इस तरीके से यह फार्मूला बन जाता है साइन ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू आर साइन ए के स्थान पर ओमेगा टी और बी के स्थान पर थीटा है, तो माइनस बी के स्थान पर थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये जो समीकरण मिली है, ठीक, ये जो समीकरण मिली है, ये समीकरण देखें तो बिल्कुल पहले की तरीके से तरंगों की हमने विस्थापन समीकरण लिखी थी उससे मैच हो रही है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आगे हम जो यहाँ पर माने हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो माने हैं a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर r कॉस थीटा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा समीकरण 2। हम क्या करेंगे, ये चूंकि इसी समीकरण से मैच कर रही है इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर माने हैं इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो गणित वाले विद्यार्थी एक बात समझ पा रहे होंगे कि अगर एक पक्ष में r साइन थीटा और cos थीटा है तो वर्ग करके जोड़ने पर आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि एक समीकरण होती है आपकी समसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक, यह समीकरण हमारी 2 है और ऊपर वाली समीकरण 1 है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, क्योंकि तुम्हें करके
जोड़ने पर, क्योंकि तुम्हें जो है परिणामी तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, इसलिए हम दोनों को वर्ग करके यहाँ पर जोड़ेंगे। आयाम के पदों में आएगा, फिर हम आगे जो है तीव्रता के पदों में लाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जोड़ेंगे भैया। तो देखिए r का स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए LHS LHS वाला जुड़ेगा, RHS RHS वाला जुड़ेगा। r कॉस थीटा का वर्ग करके जोड़ेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर एक पक्ष में है A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और फिर है A2 साइन फाई, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, होल स्क्वायर करना है क्योंकि दोनों पक्षों का आप होल स्क्वायर कर रहे हो। गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अगर दिखाई कम पड़ा है तो हम थोड़ा सा स्क्रीन रोटेट के दे रहे हैं जिससे आपको दिखाई पड़े। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखें तो देखिए A1 प्लस A2 कॉस फाई में A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर करेंगे, A2 स्क्वायर कॉस फाई प्लस 2AB, A के स्थान पर A1 A2 और ये B के स्थान पर A2 कॉस फाई। फिर यहाँ पर देखें ये आपका हो जाएगा A2 स्क्वायर करेंगे, A2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना था, साइन स्क्वायर फाई था, थीटा नहीं था, यहाँ पर फाई था, तो यहाँ पर लिख देंगे भैया फाई। बताइए इतने में किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब इधर थोड़ा सा रफ करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम तुमको हल करके दिखा दें, ठीक, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है। तो चलिए इसे रफ कर दे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत ही आसान लैंग्वेज में से यहाँ पर आपको हल करना बताएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली भाई। देखिए अब आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो गुणे में 1 लिख देंगे। ये सब समीकरण का मान आप सभी लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में ही। ये आपका हो जाएगा A1 स्क्वायर, और देखिए A2 स्क्वायर कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई नहीं लिखा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB है ना, तो A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में हम कॉमन ले लेंगे A2 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और उसके बाद प्लस क्या बच जाएगा 2A1 A2, और ये आपका बच जाएगा कॉस फाई। क्लियर है? अब आप देखिए इसका मान अभी मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई हो, उसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और इसका मान 1 हो गया, प्लस का 2A1 A2, और ये आपका हो गया कॉस फाई। तो मैंने लिख दिया कॉस फाई। फाई क्या है, दोनों तरंगों का के बीच का कलांतर। आर क्या है, दोनों तरंगों के का परिणामी आयाम। यहाँ पर A1 A2 क्या है, दोनों तरंगों के अलग अलग आयाम हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे और हल करेंगे। ये तो मैंने आयाम के पदों में निकाल दिया, तो आयाम के पदों में निकालना होगा तो ऐसे निकाल सकते हो। अब आप नई लाइन से लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि लिखोगे चूंकि जो आपकी तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू, जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर k आ जाएगा, k एक नियतांक होगा, ये हो जाएगा KA स्क्वायर। a क्या है, आयाम है। तो यहाँ पर जो कि ये r जो है वो दोनों तरंगों का परिणामी आयाम है, तो इस प्रकार अगर देखें तो I जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी वो k इंटू में कैपिटल R के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भैया परिणामी तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर ये आयाम ही तो है, इसका वर्ग था, तो I बराबर KRA स्क्वायर हो जाएगा इस समीकरण से, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और आयाम यहाँ पर दोनों तरंगों की तो जो दोनों तरंगों का परिणामी आयाम है वो R है, इसलिए मैंने I इक्वल टू KR स्क्वायर लिख दिया, जहाँ I क्या है, दोनों तरंगों की परिणामी तीव्रता हो जाएगी। इसी प्रकार जो A1 है वो पहली तरंग का आयाम है, तो यहाँ पर जो ये तीव्रता I1 हो जाएगी वो I1 इक्वल टू हो जाएगी K, और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर, और I2 यानी दूसरे तरंग की जो तीव्रता हो जाएगी वो इसी सूत्र से हो जाएगी K A2 स्क्वायर हो जाएगी। ये मान रखने पर, मान इसी समीकरण में रख देंगे, बस ये समीकरण तीव्रता के पदों में हो जाएगी। मान रखने पर देखिए हम क्या करेंगे, मान बाद में रखेंगे। सबसे पहले इस समीकरण को, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 को पहले K से गुणा कर दे तब मान रखे, है ना। तो समीकरण 3 को K से गुणा करके मान रखने पर, ठीक, तो जब समीकरण 3 को K से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा KR स्क्वायर, ये हो जाएगा KA1 स्क्वायर, ये हो जाएगा KA2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 है ना, 2 है 2, फिर
A1 A2 और ये आपका हो गया cos फाई। बताइए आ रही बात समझ में। ये आपका हो जाएगा, देखिए के आर स्क्वायर मैंने क्या कहा, ये परिणामी तीव्रता आई बन जाएगी, के A1 स्क्वायर हो जाएगा I1 के बराबर, ठीक, पहली तरंग की तीव्रता हो जाएगी, के A2 स्क्वायर हो जाएगा I2 के बराबर प्लस 2, इस के को ले सकते हो अंडर रूट के इंटू में A1, ठीक, और इंटू में अंडर रूट के और इंटू में A2, और ये आपका हो जाएगा cos फाई। अब इसके स्थान पर देखिए क्या लिख सकते हो, आपने ये कहा कि जो I1 है वो के A1 के स्क्वायर के बराबर है। अगर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालो तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 बराबर अंडर रूट के, और A1 का वर्गमूल आपका A1 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट के A1 जो हो जाएगा वो अंडर रूट I1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई I1, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट के A1 के स्थान पर लिख सकते हैं कितना भाई अंडर रूट I1, और इसके स्थान पर लिख सकते हैं I2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा इनटू में cos फाई। हमने इसी सूत्र से यहाँ पर मान निकाला है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो के अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, A1 बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट के A1 जो हो जाएगा वो अंडर रूट I1 के बराबर हो जाएगा, के A2 जो हो जाएगा वो अंडर रूट I2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों तरंगों की परिणामी तीव्रता का जो व्यंजक आ गया वो आ गया I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू में cos फाई, जहाँ I क्या है दोनों तरंगों की परिणामी तीव्रता है, I1 क्या है पहली तरंग की तीव्रता है, I2 क्या है दूसरे तरंग की तीव्रता है, और यहाँ पर फाई क्या है दोनों तरंगों के बीच कालांतर है। इस तरीके से हम दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का जो व्यंजक है ज्ञात करते हैं। एकदम सरल लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश की है, और मैंने क्लास को इसीलिए ज़्यादा लंबा नहीं किया है। हमने सोचा है कि 8 से 10 मिनट की क्लास में आप लोगों को दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना आ जाए। तो जिन विद्यार्थियों ने शुरू से अंत तक इस क्लास को किया है उनको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जिनको थोड़ा कम समझ में आई हो तो एक बार पुनः वीडियो को रिवाइज करके देखें, साफ बात अच्छे तरीके से कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको फिर एक नए वीडियो में इसी तरीके के प्रश्न के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।